हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। पहला विकल्प लिखा है, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दूसरा है, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा विकल्प है, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और चौथा विकल्प है, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न के कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा। उच्च स्तरीय अपसारी प्रश्न का उदाहरण है, तो इसमें डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने फिल करना है आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। पहला विकल्प है का अंतर, दूसरा विकल्प है का भिन्नता, तीसरा विकल्प है के लिए संबंधों और चौथा विकल्प है के लिए अंतर। तो इसमें फिल करना है, तो इसमें होगा सीखने के लिए आकलन। सबसे पहले यहाँ भरेंगे के लिए। आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। यहाँ के लिए और यहाँ संबंधों, ये दोनों यहाँ भरने हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। पहला विकल्प है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। दूसरा विकल्प है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा विकल्प है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और चौथा विकल्प है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो प्रश्न में कहा गया है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, तो इसके लिए डी विकल्प सही होगा कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला विकल्प है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। दूसरा है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तीसरा है बहुबुद्धि सिद्धांत और चौथा है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा। प्रश्न में कहा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा, तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है, यानी इन सब के द्वारा समर्थित किया जाता है, समर्थन दिया जाता है। लेकिन जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत व्यापक शब्द को समर्थन नहीं देता। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं यह सीखने का वातावरण। पहला विकल्प है रूपांतरित और छोड़ करता है, फिल कर रहा है इसमें। तो उत्तर देखते हैं सीधा क्या होगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं
यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, तो इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। पहला विकल्प लिखा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। दूसरा है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तीसरा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। और चौथा है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पहला विकल्प लिखा है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती है। दूसरा विकल्प है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तीसरा विकल्प है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। और चौथा विकल्प है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हुए। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही हो। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं क्योंकि लड़कियों से कहा जा रहा है कि लड़कियां रिकॉर्ड करेंगी और बर्तन धोएंगी और जो उपकरण हैं वो लड़के अपने नियंत्रण में लेंगे। तो ऐसा रूढ़िबद्ध भूमिकाएं जो है विद्यालय से भी होती है, इसीलिए ए विकल्प इसका सही हो। अगला प्रश्न देखते हैं। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। पहला विकल्प है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। दूसरा विकल्प है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तीसरा विकल्प है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। और चौथा विकल्प है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि पूछा गया है, तो इसमें सी विकल्प सही होगा। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। पहला विकल्प है आ समूह बुद्धि लब्धांक, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है मौखिक बुद्धि लब्धांक और चौथा है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। पहला विकल्प है योजना की दृढ़ता, दूसरा विकल्प है शिक्षार्थियों का ज्ञान, तीसरा विकल्प है उद्देश्यों की स्पष्टता और चौथा विकल्प है शिक्षण का ज्ञान। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है, तो योजना की दृढ़ता जो है पाठ योजना में शामिल नहीं है। बाकी सभी शामिल हैं, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान, ये तीनों शामिल हैं, जबकि योजना की दृढ़ता ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। और चौथा विकल्प है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए
बी विकल्प सही होगा, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय। दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। तीसरा विकल्प है स्व अनुशासन और नियंत्रण। और चौथा विकल्प है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो स्वनियमन का अर्थ पूछा गया है, स्वनियमन का, तो विकल्प में चौथा विकल्प सही होगा, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। मैडम चाय खाती है वाक्य, पहला विकल्प है अर्थविज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा विकल्प है अर्थविज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा विकल्प है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थविज्ञान की दृष्टि से गलत है। और चौथा विकल्प सही है, अर्थविज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जो वाक्य लिखा है वो लिखा है मैडम चाय खाती है, यानी वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ इसका जो है वो गलत है, इसलिए सी विकल्प इसका सही होगा। क्योंकि मैडम चाय खाती है ये इसका अर्थ सही नहीं है, मैडम चाय पीती है ये सही है, जबकि वाक्य विन्यास की दृष्टि से बिल्कुल सही है, इसलिए सी विकल्प इसका सही हो। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है ये बताना है। पहला विकल्प है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तीसरा है अनुरूपित शिक्षण। और चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसके फोल्डिंग जो है वो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। पहला विकल्प है मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरा है पुनर्वनित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और चौथा है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही होगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इसमें क्या है, जिसमें दैहिक मांगों को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसमें भोजन पानी आदि आते हैं। उसके बाद अन्य मांगें जैसे सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग आदि रखी जाती हैं। तो इसलिए डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरमा को फिल करना है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन को है तो भरना है इसमें। तो इस प्रश्न के लिए बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। बी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पहला विकल्प है पब्लिक विद्यालय। दूसरा है सामान्य विद्यालय। तीसरा है फैक्ट्री विद्यालय। और चौथा है प्रगतिशील विद्यालय। तो जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला कथन लिखा है, यानी चरण लिखे हुए हैं, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा है वैयक्तिकता और विनिमय। तीसरा है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। और चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें पहला वाला सही है और बी सही है, इसलिए ए विकल्प इसका सही होगा। ए और बी।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला विकल्प है दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, आपके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। तो यदि कोई विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है और आप शिक्षक हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये विकल्प में बताना है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही होगा। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होगी कि अच्छा, आपके दादाजी आए हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण से सीखते हैं और शिक्षक जब सही बोलेगा तो बच्चे उसी का अनुकरण करेंगे, तो उनमें सुधार होगा। इसलिए शिक्षक होने के नाते आप कहेंगे कि अच्छा, आपके दादाजी आए हैं। सी विकल्प इसमें सही होगा। तो आज के वीडियो में 20 प्रश्नों को लिया था। प्रश्न कैसे थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।